ये वो लड़की है जो दुनिया की पहली नोबेल प्राइज़ विनर लड़की बनी और वो वाहिद साइंसदान थी जिसको साइंस की 2 मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में नोबेल प्राइज़ अवार्ड से नवाजा गया। और हम आपको बताएंगे कि इस लड़की ने वर्ल्ड वॉर वन में लाखों लोगों की जान कैसे बचाई और इसके इस काम ने इसकी अपनी जान कैसे ली। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मरने के बाद इस लड़की के जिस्म को लेड से बने ताबूत में बंद किया गया। और आखिर इस लड़की की किताब में ऐसा क्या है कि इस किताब को आज भी प्रोटेक्टिव सूट पहनकर ही हाथ लगाया जा सकता है। आप देख रहे हैं द रिसर्चर शो। दोस्तों 1927 में जब सॉल्वे कॉन्फ्रेंस हुई जो कि ब्रुसेल्स में थी, इसमें पूरी दुनिया के टॉप 29 यानी 29 फिजिसिस्ट शामिल थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही लड़की शामिल थी और जिसका नाम मैरी क्यूरी था। और आज हम इसी लड़की यानी मैरी क्यूरी की कहानी आपको सुनाएंगे। मैरी क्यूरी 7 नवंबर 1867 को यानी 1867 को मारिया सोलोमिया वॉर्सा में पैदा हुई जो कि पोलैंड में था। मैरी अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और इसकी माँ एक टीचर और इसका बाप एक फिजिसिस्ट था। अगर मैरी के एजुकेशनल कैरियर को देखें तो मैरी ने अपने स्कूल में टॉप किया, लेकिन इसके बावजूद इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि उस वक्त पोलैंड में लड़कियों के यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी आयद थी। मैरी की बहन ब्रोनिस्लावा और मैरी दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था, वो आगे पढ़ना चाहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने मिलकर फ्लाइंग यानी फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी में छुपकर एडमिशन लिया। लेकिन एडमिशन लेने के बावजूद भी दोनों बहनों पर यह खतरा मंडला रहा था कि अगर यूनिवर्सिटी से ये बात बाहर निकली कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता। लेकिन पढ़ने का शौक दोनों बहनों को पाबंदी के बाद भी ना रोक सका, जिसके बाद दोनों बहनों यानी ब्रोनिस्लावा और मैरी ने एक दूसरे से एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक पहले एक बहन यानी ब्रोनिस्लावा पोलैंड से बाहर किसी मुल्क में तालीम हासिल करने जाएगी और मैरी इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, और फिर मैरी पढ़ेगी और ब्रोनिस्लावा इसको सपोर्ट करेगी। और इस एग्रीमेंट के बाद ब्रोनिस्लावा मेडिकल स्कूल के लिए पोलैंड से पेरिस यानी फ्रांस चली गई और मैरी 17 साल की उम्र में गवर्नेंस और ट्यूटर के तौर पर काम करने लगी और अपनी बहन ब्रोनिस्लावा को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी। 1891 में जब मैरी की उम्र 24 साल हुई तो अपनी बहन के पास पेरिस चली गई, जहां इसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, जिसको सोरबोन कहा जाता था, इसमें फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया, जहां इसने फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की डिग्रीज़ हासिल की। और इसी दौरान मैरी को रिसर्च करने के लिए लैब की अशद ज़रूरत थी और जहां इसकी मुलाकात क्यूरी पेयर से हुई जो कि एक लेबॉरेटरी को स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल फ़िज़िक्स में लीड करता था। मैरी कुछ अर्सा लेबॉर्ट्री में काम करने के बाद वापस पोलैंड चली गई। वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन पोलैंड की यूनिवर्सिटी ने इसको प्रोफेसर रखने से इनकार किया क्योंकि वो एक लड़की थी। पोलैंड में ये सब कुछ होने के बाद मैरी वापस फ्रांस आ गई, जहाँ इसने क्यूरी पेयर से शादी कर ली और ये दोनों मिलकर रिसर्च करने लगे। मैरी ने डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री 1903 में मुकम्मल की, जिसके बाद इसने रेडिएशन पर थीसिस लिखा और ये रेडिएशन रिसेंटली हेनरी बेकरेल ने डिस्कवर की थी। मैरी हेनरी की रेडिएशन की डिस्कवरी से बहुत मुतासर हुई और इसने इस पर फर्दर रिसर्च करने का फैसला किया। रेडिएशन पर रिसर्च करने के लिए जब मैरी ने एक्सपेरिमेंट का आगाज़ किया तो इसने देखा कि रेडिएशन यूरेनियम एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इसने एक मिनरल जिसका नाम पिच ब्लेंड था और जिसमें यूरेनियम मौजूद था, इसने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इसने देखा कि ये मिनरल यूरेनियम से ज़्यादा रेडियो एक्टिव था। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन था? और एक ही केस में ये मुमकिन हो सकता था कि अगर पिच ब्लेंड में यूरेनियम के अलावा भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होता। पियर जो कि मैरी का हस्बैंड था, जब इसको पता चला तो ये अपना काम छोड़कर मैरी के साथ लेबॉरेटरी में काम करने लगा, जहाँ पर दोनों पिच ब्लेंड पर रिसर्च करते रहते और आखिर एक एलिमेंट जो यूरेनियम से 400 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था मिल गया और जिसका नाम पोलोनियम रखा गया। और फिर इसके बाद एक और एलिमेंट डिस्कवर हुआ जो पोलोनियम से भी 900 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था और जिसको रेडियम का नाम दिया गया। और 1903 में जब नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स दिए गए तो बेकरेल यानी हेनरी बेकरेल और पियर को रेडिएशन की रिसर्च पर नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया, लेकिन मैरी का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन पियर जानता था कि इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी में मैरी की भी उतनी ही रिसर्च शामिल थी जितनी कि इसकी। इसके बाद इसने रिक्वेस्ट किया और अपना अवार्ड अपनी बीवी यानी मैरी के साथ शेयर किया और यूं मैरी पहली लड़की बनी जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड होल्डर थी।
लेकिन दोस्तों पियर और मैरी अपने काम में इतने मसरूफ़ थे कि वो अपना नोबेल अवार्ड लेने स्टॉकहोम भी नहीं गए और दिन रात इस लैब में कंटिन्यूस रिसर्च करते रहे। लेकिन इनको इस बात का इल्म नहीं था कि इन एलिमेंट की रेडिएशंस इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इस दिन तक रेडिएशन की सेफ्टी पर कोई रिसर्च ही नहीं थी। इसलिए ये दोनों इस खतरे को जाने बगैर मुसलसल इस पर काम करते रहे। और दोस्तों कहा यह भी जाता है कि जब मैरी कहीं पर ट्रैवल करती तो इसकी पॉकेट यानी जेब में यूरेनियम और दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ट्यूब इसके साथ होती, जिनको ये फेंट फेरी लाइट्स कहती थी। नोबेल प्राइज़ के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस यानी सबोन ने पियर को हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट बना दिया। लेकिन 2 साल बाद 1906 में पियर रोड क्रॉस करते हुए एक गाड़ी के नीचे आ गया और वहीं पर इंतकाल कर गया, जिसके बाद मैरी को हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट बना दिया गया और जो कि फ्रांस की पहली फीमेल प्रोफेसर बनी। और इसके बाद मैरी को दूसरा यानी सेकंड नोबेल प्राइज़ दिया गया, लेकिन इस दफ़ा यह नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री की फील्ड में था, जो कि इसको रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी की वजह से दिया गया। लेकिन 1914 में जब मैरी अपनी खुद की लैब बनाने के बहुत करीब थी, इसी दौरान दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हो गया। मैरी ने अपना नोबेल प्राइज़ भी बेचने की कोशिश की ताकि वो जंग के ज़ख्मियों की मदद कर सके, लेकिन नेशनल बैंक ने इसको लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों मैरी, जिसने जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम रेंटगेन की रिसर्च को पढ़ा था, और ये वही साइंटिस्ट था जिसने एक्सरेज डिस्कवर की थी। मैरी जख्मी फ्रेंच सोल्जर्स के लिए कुछ करना चाहती थी और इस वजह से मैरी ने मोबाइल एक्सरे मशीन्स बनवाई और इनको बैटलफील्ड्स यानी जंगी मैदानों में भेजा जाता था, जिनको लिटिल क्यूरीज का नाम दिया गया। दोस्तों ये एक्सरे यूनिट सोल्जर्स की बॉडीज़ में मौजूद बुलेट्स यानी गोलियों को ढूंढने में मदद करती थी। और कहा यह भी जाता है कि मैरी और इसकी बेटी आयरीन ने 150 नर्स यानी 150 नर्सेज को ट्रेन किया, जो इन मशीन्स को लेकर जंगी मैदानों में यानी बैटलफील्ड्स में जाती थी और ज़ख्मी सिपाहियों का इलाज करती थी। और मैरी की इस डिस्कवरी ने लाखों लोगों की जान बचाई, लेकिन इसकी अपनी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हो गए थे। दोस्तों इतने सालों से मैरी की इस रिसर्च की वजह से इसके जिस्म में रेडिएशन की तादाद इतनी बढ़ी कि इसको ए प्लास्टिक अनीमिया हो गया, जो कि एक ब्लड डिजीज़ है। और कहा जाता है कि ये मैरी को रेडिएशन के एक्सपोजर से हुई और आखिर इसने 4 जुलाई 1934 यानी 1934 को मैरी क्यूरी की जान ले ली। और इसकी उम्र इस वक्त 66 साल यानी 66 ईयर्स थी। और मैरी अपनी बेटी यानी आयरीन की रिसर्च को भी ना देख सकी, जिसको 1 साल बाद नोबेल प्राइज़ अवार्ड से नवाजा गया और जिसने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाने का काम किया था। और मरने के बाद मैरी के जिस्म को रेडिएशन की वजह से लेड के कॉफिन में डालकर दफन किया गया, ताकि ये रेडिएशन कॉफिन से बाहर ना निकले। और कहा जाता है कि आज भी इसकी लिखी किताब को प्रोटेक्टिव सूट, जो कि रेडिएशन से बचाता है, इसको पहनकर ही इस किताब को छुआ जा सकता है। दोस्तों अगर आज आप और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स अपने एक्सरेज को क्लियरली देख सकते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ मैरी क्यूरी है, जिसने इस मकसद के लिए अपनी जान तक दे दी। तो दोस्तों ये थी कहानी मैरी क्यूरी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।